हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज का ये वीडियो सीटेट स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीटेट सीडीपी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और क्योंकि ये बोला जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे सीटेट क्लियर करने की उतनी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान डैश सबसे बेहतर सीखता है। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे, आप 30 क्वेश्चंस देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हूबहू जैसा सीटेट में पूछा जाता है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर वीडियो या कोई भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो यहाँ पे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था की बात कर रहा है कि कौन सी अवस्था में सबसे बेहतर तरीके से बच्चा जो है वो सीखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पहली अवस्था की बात कर रहा है और इसमें बता भी दिया गया है कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की पहली अवस्था होगी। तो आपको ये चारों अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की याद होनी चाहिए, और जिसमें है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पहली जो होगी वो जन्म से लगभग 2 वर्ष की होगी, ठीक है, 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें जो प्रश्न होगा, इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें आपको बताना है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो यहाँ से जन्म से 2 वर्ष की आयु की बात कर रहा है, तो जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष की आयु में होता है तो उसे इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वो सबसे अधिक सीखता है, क्योंकि आप जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है बालक, तो वो देखने, छूने या पहुँचने इन सभी चीज़ों से, और जैसे आप बच्चे के पास लाइट का या टॉर्च उसके पास यूज करेंगे तो वो उस तरफ आकर्षित होता है, आवाज़ से आकर्षित होगा। तो ये सभी जो हैं वो इंद्रियों के अंतर्गत आएंगे। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है वो बच्चा सबसे अधिक सीखता है संवेदी पेशी अवस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे गहन और जटिल जो समाजीकरण होगा वो किशोरावस्था के दौरान होता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो मैत्री भावना का विकास हो गया या सामाजिक परिपक्वता जो मेन है इसमें, वो सभी इसी किशोरावस्था के दौरान होता है। और सबसे मेन बात होती है कि इस समय बहिर्मुखी जो होता है वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास भी इसी दौरान होता है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है वो किशोर अवस्था के दौरान होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौण। तो इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा। तो ये क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 बार ये सीटेट में पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लें या कोई भी सेट उठा लें, इसी बार में आप ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन में लगभग जितने भी सेट हुए हैं 3 से 4 सेटों में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अनुवांशिकता के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि अनुवांशिकता और वंशानुक्रम जो होगा वो बच्चे को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, ठीक है। और जब भी अनुवांशिकता की बात करेगा तो ये एक स्थिर सामाजिक संरचना होगा, क्योंकि अगर बालक को वातावरण के अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, अगर वातावरण में उसके परिवर्तन किया गया तो वो स्थिर ना होकर वो वहाँ पे गत्यात्मक हो जाएगा। लेकिन अनुवांशिकता की बात कर रहा है तो उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी बात होगा, यहाँ पे स्थिर, यहाँ पे अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगर इसी जगह पे वातावरण के बारे में पूछता, क्योंकि वातावरण की अगर बात करेगा तो अगर हम किसी बच्चे को किसी दूसरे वातावरण में शिफ्ट कर देते हैं या उस दूसरे वातावरण उसे वहाँ पर ले जाते हैं तो उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा उस वातावरण के अनुसार। लेकिन अनुवांशिकता जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, इस वजह से ये स्थिर है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है, व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अवलोकनीय व्यवहार जो है वो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संबद्ध है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार, तो अवलोकनीय व्यवहार जो है वो व्यवहारवाद से संबंधित है। तो यहाँ पे
इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उद्दीपक है उसका होना आवश्यक है, तो यहाँ पे व्यवहारवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, और विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, और फोर्थ ऑप्शन है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये सही है। तो इस अगर प्रदर्शित नहीं करना है, इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताना है तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, तो जहाँ पे याद करना आ जाएगा वो निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, और वे चुनौती भरी कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो यहाँ पे आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा जो, उसके लिए बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, और सी ऑप्शन है, ये हमेशा सफल होते हैं। जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल हो, तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, और आनंद आ रहा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये ए, बी और डी यहाँ पे सही विकल्प हैं, इस वजह से यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा सफल होते हैं, ये गलत विकल्प दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसके विकल्प देख लेते हैं, क्या इसमें सही है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, और यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना या तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो यहाँ पे अलग करने की बात होगी तो वहाँ पे भी ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि नहीं है या ये पूछा गया था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, और पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी पठन कठिनाई नहीं है। तो इसमें आप जो इसका विकल्प है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने की कठिनाई, और पठन गति और प्रवाह की कठिनाई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये जो है पठन कठिनाई से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, और डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो आत्मनियम की ओर संकेत करना है, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? व्यवहार का अध्ययन सीखना, अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखने कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये ऑप्शन आपका गलत है, और तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अनधिगम या नहीं सीखना भी एक सीखना है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है या मध्यस्थता स्थापित करती है। सीखने कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो यहाँ पे ये तीनों सही हैं, और व्यवहार का अध्ययन सीखना ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जाँच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, और अनुकरण की
भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रचनावाद के बारे में पूछा है। जब भी आप रचनावाद के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पे जो छात्र है उसके दृष्टिकोण और उसे अच्छे से सीखना, खोजबीन द्वारा सीखना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो रचनावाद की बात एनसीएफ 2005 करता है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है, तो वहाँ पे रचनावाद आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, डी ऑप्शन है। तो इसमें आपको बताना है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन से हैं। तो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, तो ये सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, अभी के लिए दोनों विकल्प की अपेक्षा बी सही है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है और बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है तो वो सृजनात्मक शिक्षार्थी है। अगला प्रश्न है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, शारीरिक विकास का, सामाजिक संवेगात्मक विकास का या बौद्धिक विकास का। तो अवधारणाओं के विकास की बात कर रहा है, तो अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित है, बौद्धिक विकास का हिस्सा यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में और विकास एवं बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में या विकास की दर में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो विकास की दर। ठीक है, विकास का क्रम सभी में सबसे पहले संवेदी पेशी या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था उस हिसाब से आएगा। तो सभी में विकास का क्रम निश्चित है। विकास की सामान्य क्षमता ये भी और बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत सभी में एक समान होंगे, लेकिन विकास की दर किसी में विकास की दर तेज होगी, किसी में कुछ बाल्यावस्था में तेज होगी या ऐसा करके होता है। तो विकास की दरें सभी में समान नहीं होती हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है और ये 15वां हमारा प्रश्न है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। अगला विकल्प देखते हैं, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है तो उसे खिलौनों को नहीं तोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें सही दिशा में संचालित करेंगे। इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, ये विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए और औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की अन्य अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना तो शिक्षक की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की भिन्न अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए जो है वो बच्चे के विकास को सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता जो है वो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है ऑप्शन है इसके सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना संभव है और कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं और शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान
विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जब शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ जो अगर बात की जाएगी तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। और लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता से इससे प्रश्न आना कन्फर्म होता है। सभी ऑनलाइन सेट्स में एक प्रश्न इससे निश्चित होते हैं, वो चाहे प्राइमरी लेवल पे दे रहे हो या जूनियर लेवल पे। तो इसमें ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है और सही हो सकता है। इसमें आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है या डैश की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे जब भी आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन, तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, वहाँ पर अगर वो उसी टाइम वहाँ पर आकलन करती तो आकलन के लिए, सीखने के लिए आकलन होता, क्योंकि वह उसमें सुधार कर सकती थी। लेकिन क्रिस्टीना अपनी कक्षा में क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने के बाद वह विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सीखने का आकलन, जो भी बच्चों ने सीखा है उसका आकलन करेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इसी जगह पे पूछा जाता है कि एक बावर्ची है जो खाना बनाता है और जब वो बना लेता है उसके बाद उसका स्वाद देखता है कि इसमें पदार्थों की मात्रा कितनी है। तो वहाँ पर जो है वो हो जाएगा आकलन का, वहाँ पर भी सीखने का आकलन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सुधार उस टाइम नहीं किया जा सकता है। अगर सुधार किया जाएगा तो वो वहाँ पे सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। मानव विकास को कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या अनुक्रमिकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित में से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत भी होता है, और निरंतरता और अनुक्रमिकता जो है, ये तीनों विकल्प आपके सही हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों या विशेष विद्यालयों। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नियमित विद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखने के सभी चरण एक चरण पर सीखना संवेगात्मक कारक से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है और बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती हैं कि किस तरह का सीखना नहीं हुआ है। और सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करता हो। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सीखने के बारे में जो सही पूछा है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। और अगला ऑप्शन देखते हैं, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, और शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना और शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हो जाएगा सीखने में होने वाली कमियों का निदान करेगा, जो भी कमियां हैं, और फिर उसके बाद उन कमियों को जो भी निदान में जो भी कमियां उसे मिली हैं उसका उपचार करेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीख सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ता है, सीखने में समृद्ध बनाता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनके पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण से शिक्षार्थियों की जो मदद करेगा वो पूर्व जानकारी, क्योंकि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं वो सबसे पहले लेसन प्लान में हम पूर्व जानकारी की हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रस्तावना प्रश्न जो भी पूछते हैं वो पूर्व जानकारी के अनुसार ही पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको पुनरावृत्ति या प्रत्यय स्मरण की जब बात करेगा तो वो पूर्व जानकारी पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो जब भी सृजनात्मक उत्तर की बात करेगा मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होंगे वो आवश्यक हैं, क्योंकि एक अत्यंत अनुशासित कक्षा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, तो यहाँ पर भी ये विकल्प गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे को एक स्वतंत्रता पूर्वक उसे लिखने का अवसर प्रदान किया जाएगा तभी वो सृजनात्मक उत्तर दे सकेगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, और शिक्षक जो पूछ सकते हैं उसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, और कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके एक प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत है, तो यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य और मौखिक प्रश्न। तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो दत्त कार्य है वो आपका एक रचनात्मक आकलन नहीं है, और दत्त कार्य जो है वो एक उचित उपकरण जो है, सबसे पहले उचित उपकरण की बात कर रहा है, तो उचित उपकरण यहाँ पे दत्त कार्य नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या सघन अभ्यास कार्य। इसमें आपको बताना है कि निदान के बाद क्या होता है। तो इसके पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें बताया है कि निदान के बाद कोई भी अध्यापक जो है वो किसी छात्रों का निदान करेगा, उसके बाद उसका उपचार करेगा। तो यहाँ पे समुचित उपचारात्मक कार्य जो है वो करेक्ट ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को डैश देखा जाना चाहिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यताओं की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसमें आपको बताना है, तो बहुभाषिकता विशेषता की बात कर रहा है, तो बहुभाषिकता विशेषता जो हो जाएगा वहाँ पे विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे 30 क्वेश्चन मैथ्स के देखने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सभी को मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।